वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सभी स्टूडेंट का आपके अपने चैनल पर। जैसा कि इस चैनल पर हमने क्लास 12th के अभी तक पैसेज नंबर 7 को डिस्कस किया था, उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आज हम पैसेज नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। ये रहा आपका पैसेज, ध्यान से देखना, पैसेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। The task which Gandhiji had taken in hand was not only the achievement of political freedom but also establishment of social order based on truth and non-violence, unity and peace, equality and universal brotherhood and maximum freedom for all। यहाँ पर गांधी जी के बारे में कुछ बातें बताई गई है। गांधी जी ने क्या करा है, जिन कामों को अपने हाथ में लिया है, was not only achieved of political freedom, उनको ना ही केवल पॉलिटिकल फ्रीडम पाना था बट अल्सो परंतु इस्टेब्लिशमेंट मतलब अचीवमेंट लेना था और सोशल ऑर्डर सामाजिक क्रम में भी, यानी कि केवल उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए थी बल्कि उनको सोशल फ्रीडम भी चाहिए थी, जो किस पे आधारित हो, ट्रुथ पर, नॉन वायलेंस पर, यूनिटी पर, पीस पर, इक्वलिटी पर और यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर एंड मैक्सिमम फ्रीडम फॉर ऑल। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पर उनको फ्रीडम चाहिए थी, यानी केवल हम पॉलिटिकल फ्रीडम हो जाए, इसके अलावा भी गांधी जी ने सोशल फ्रीडम ज़्यादा देने पर जोर दिया था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना बड़ा मकसद नहीं था, लेकिन जो हमारे दिमाग में एक गुलामी छुपी हुई थी उसको भी गांधी जी बाहर निकालना चाहते थे। दिस अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वॉज परहैप्स इवन मोर डिफिकल्ट टू अचीव देन द अचीव्ड ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी कि जो अनफिनिश्ड टास्क था, कभी नहीं खत्म होने वाला एक पार्ट था उनके एक्सपेरिमेंट का, पर शायद इवन मोर डिफिकल्ट, ये ज़्यादा डिफिकल्ट था टू अचीव देन द अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम से ज़्यादा कठिन एक काम क्या था, व्यक्ति को सोशल फ्रीडम दिलाना था। पॉलिटिकल फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो तो क्या है, इन्वॉल्व फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पावर्स एंड वन कुड डू वॉज इधर ज्वाइन इट और विश इट सक्सेस एंड गिव इट हिज मॉरल सपोर्ट। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकल लड़ाई चाहता, फिजिकल लड़ाई में अपने आप को या तो इन्वॉल्व कर लेता है, अगर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता तो वो किसी भी तरीके से मॉरल सपोर्ट अपना दे देता है। मॉरल मतलब अपना नैतिक सपोर्ट। यानी कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकल फाइट करता है तो या तो डायरेक्टली अपने साथ जुड़ जाता है या फिर क्या करता है, अपनी बातों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करके हमारे साथ जुड़ जाता है। तो ये तो सरल है। आगे क्या दे रखा है, इन स्टेब्लिशिंग द सोशल ऑर्डर ऑफ हिज पैटर्न देयर वॉज अ लवली पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट अराइजिंग बिटवीन ग्रुप्स एंड क्लास और आवर ओन पीपल। यानी कि मामला क्या है कि यहाँ पर जो एक स्टेब्लिशिंग है सोशल ऑर्डर की, वो क्या है, ये है कि व्यक्ति जब फिजिकल रूप से आज़ाद हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, वार, एक युद्ध होगा। किसके बीच में, बिटवीन क्लास एंड ग्रुप्स, हमारे जो धर्म और जाति के लोग हैं इनमें आपस में एक मतभेद प्रकट हो जाएगा। यानी कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो अंग्रेजों की जो मानसिकता है कुछ लोगों के अंदर बैठ गई है। अब वो बैठ गई तो व्यक्ति अलग अलग समूह और ग्रुप बना करके आपस में लड़ने लग जाएगा। यानी गांधी जी बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारे जो कुछ लोग हैं ये अंग्रेजों से आज़ाद हो गए फिजिकली रूप से, लेकिन मेंटली क्या है कि ऊंच नीच भेदभाव जो है आपस में लोगों का बना हुआ है। इससे आने वाले समय में एक और लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है, एक्सपीरियंस शो दैट मेन वैल्यू इज possessions even more than his life। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि उनका एक्सपीरियंस है गांधी जी का, वो ये बताता है कि जो व्यक्ति की मेन वैल्यू इज हिज पोजीशन इवन मोर देन हिज लाइफ। यानी कि व्यक्तियों की जो नैतिक मूल्य हैं उनकी कीमत ज़्यादा है उसकी लाइफ से भी। यानी कि व्यक्ति अपनी जिंदगी से ज़्यादा अपने नैतिक वैल्यू को महत्व देता है। बिकॉज क्योंकि इन द फॉर्मर मतलब पहले से ही सी उन्होंने देखा है, द मैनर ऑफ परपेचुएशंस एंड सर्वाइवल्स ऑफ हिज डिसेंट्स इवन आफ्टर हिज बॉडी इज रिड्यूस टू एश। उन्होंने देखा है कि पिछले क्रमों में कई लोग क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, है ना। कई लोग मर गए हैं, कई लोग खत्म हो गए हैं। परपेचुएशन मतलब कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, अपनी चीजों को बचाते हुए कई लोग क्या हो चुके हैं, पहले मर चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ चीज़ों को डिसेंट किया है। डिसेंट यानी कि वंशज के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। यानी कि व्यक्ति भले ही मर जाए लेकिन उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि
ये जो संपत्ति है, ये जो अर्जित मैंने सब कुछ करा है, ये नेक्स्ट जनरेशन को आराम से मिल सके। यानी कि वही बात है कि अपनी संपत्ति को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। भले उस व्यक्ति का शरीर क्या है, जलकर राख हो गया हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करा है। अ न्यू ऑर्डर कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड विदाउट रेडिकली चेंजिंग द माइंड एंड एटीट्यूड ऑफ मैन टुवर्ड प्रॉपर्टी एंड सेम स्टेज और अदर्स। यानी कि इस स्थिति को इतनी जल्दी तरीके से, अ न्यू ऑर्डर कोई सा भी नया आदेश, कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, स्टेब्लिश मतलब स्टेबल किया जा सकता है, विदाउट रेडिकली चेंजिंग द माइंड, इतनी जल्दी किसी भी व्यक्ति के माइंड को चेंज कर हम नए आदेश लागू नहीं कर सकते। किसके लिए? टूवर्ड द प्रॉपर्टी एंड द स्टेज ऑफ अदर्स। या तो प्रॉपर्टी की बात कर लें या दूसरी स्टेज की बात कर लें, इन दोनों स्टेज में किसी भी व्यक्ति की माइंडली जो थॉट है उसको इतनी आसानी से हम चेंज नहीं कर सकते। किसके लिए? द हैव्स हैव टू यील्ड प्लेस टू द हैव नॉट, यानी जिनके पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको हम रिप्लेस कर दें, ये पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। ओके, और नेक्स्ट दे रखा है आपका वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, इन अवर टाइम, हमारे समय में, जबकि हमने हमारे समय में कुछ चीजों को देखा है। वो चीजें क्या है? अटेम्प्ट अचीव्ड अ काइंड ऑफ एग्लिटेरियन सोसाइटी एंड द पिक्चर्स ऑफ आफ्टर इट वाज अचीव्ड। एग्लिटेरियन मतलब क्या होता है? इक्वलिटी या डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमने देखा है, हमने अटेम्प्ट करा है कुछ चीजों को कि किस प्रकार से एग्लिटेरियन सोसाइटी यानी कि एक इक्वल समाज बनाया जा सकता है, एक पिक्चर अपनाई जा सकती है। बट परंतु इट वाज डन, यहां से देखना, बट परंतु दिस वाज डन बाय लार्ज अमाउंट थ्रू द यूज ऑफ फिजिकल फोर्सेस। जो हम लोगों ने सफलता पाई है पहले, उस सफलता के लिए हमने बहुत ज्यादा क्या करा है? फिजिकल फोर्स लगाए हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं ना, उसके बारे में बताया है कि हमने हमारे समय में किस प्रकार से लड़ाई झगड़े कर करके हमने फिजिकली रूप से हमारी फ्रीडम पाई है। वो केवल हम ही जानते हैं, लेकिन सभी लोग अभी नहीं जान पाएंगे इसे। इन द अल्टीमेट एनालिसिस, एक एनालिसिस निकल कर ही आता है। यहां तक का मामला ये था कि गांधी जी बताना चाह रहे हैं कि यदि हमें पूर्ण रूप से आजाद होना है तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो ऊंच नीच का भाव से खत्म किया जाए। परंतु व्यक्ति ने क्या कर रखा है? अपनी वैल्यू अपने पोजीशन के हिसाब से बना के रखी है, उसे अपनी लाइफ से ज्यादा वो अच्छी लगती है। लेकिन ये जो एक पॉइंट हम चाह रहे हैं कि सभी लोग आपस में बराबर हो जाए, जिनके पास संपत्ति नहीं है वो उन लोगों में एक इक्वल शेयरिंग हो जाए, तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंड लोगों को इतना आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। हमारी बात करें, गांधी जी बोल रहे हैं कि उस समय की बात करें तो उस समय आज़ादी लेना बहुत मुश्किल का मैदान था और हम लोगों ने ली है इसी फिजिकल फोर्सेस पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? इन द अल्टीमेट एनालिसिस, अभी का अगर एनालिसिस करें तो इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन तो है, इफ नॉट पॉसिबल, परंतु परेशान, ये मतलब कठिन है परंतु इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब कठिन जरूर है कि इसे हम प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, कभी इसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। टू से दैट, ऐसा कहना कि इंटेक्ट instinct to possession has been rooted out, or that it not reappears in an even wars for under different guesses। ये देखो यहाँ पर लाइन लिखी है उन्होंने कि हमसे ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ये कहना कि आने वाले समय में हम पूर्ण रूप से ये जो कैसे अनइक्वलिटी के भाव है या फिर एक कन्फ्लिक्ट है, एक आइडिया है किसका, प्रोसेस हैज बीन रूटेड आउट। ये यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, वापस देखना, इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन तो है, इफ नॉट पॉसिबल, परंतु असंभव नहीं है। टू से दैट, ऐसा कहना कि द इंटेक्ट टू पजेस हैज बीन रूटेड आउट, कि ये जो आइडिया है ऊंच नीच के भाव वाला, इसे पूर्ण रूप से रूटेड आउट कर दिया जाए। दैट इट विल बी नॉट रीअपेयर्स इन ए न्यून वर्स फॉर्म अंडर डिफरेंट गेसेस, इसके आने वाले अलग अलग गेसेस मतलब एस्पेक्ट से ये दोबारा खड़ा नहीं होगा। मतलब कठिन जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कि हम इस ऊंच नीच के भाव के, ये कि जो जाति वाला भेदभाव बना है इसको जड़ से खत्म कर दें। खत्म तो करेंगे लेकिन इसे खत्म करने के लिए क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ से आगे दे रखा है, इतना मामला अलग लाइन में दिया है, थोड़ा सा इस लाइन को आप रिपीट करके देख लेना। इट में इवन बी दैट, ऐसा हो सकता है, अभी कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कि हम ऐसा सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है एक्चुअल में। क्या पॉइंट है, प्लीज सी इट। इट में इवन बी दैट, ऐसा हो सकता है, लाइक गैस, जैसे कि किसी गैस को केप्ट कन्फाइंड विद इन कंटेनर्स अंडर ग्रेट प्रेशर्स और वाटर हेल्ड बाय बिग डैम। वंस a barriers breaks, the reactions will
वन स्वीप बैक विद अ वायलेंस इक्वल extent and intensity to what was used to establishing the maintain the outward egalitarian form। यहाँ पर देखना दो एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी गैस को एक कंटेनर में भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं, भरने के बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि ये कंटेनर पूरा भरा जाएगा। सेम एज इट इज एक डैम के अंदर हम पानी भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा ये डैम और कंटेनर अपनी क्षमता को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। हम जानते हैं जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पर प्रेशर डाला जाता है तो टूटेगा फूटेगा। तो अगर ये टूट फूट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन पे एक दबाव बना है। इस एग्जाम्पल से क्या बनाना चाह रहे हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति के धैर्य का परीक्षण लेती है, लेकिन ये धैर्य एक दिन टूटेगा। यदि हम इस गलतफहमी में हैं कि हम लोगों को सता लें परेशान कर लें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सताए हुए लोग वापस एकदम से एक नई लहर लेकर के उठेंगे, जिससे हमारे बीच में जो इग्लिटेरियन पॉइंट्स है किसके इग्लिटेरियनिज्म के, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि इक्वलिटी जो हमारी है वो भंग हो जाएगी, है ना। ये बैरियर्स ब्रेक एक दिन टूटेंगे और रिएक्शन कैसी होगी कि ये वॉयलेंस हो जाएंगे। कितनी ज़्यादा वॉयलेंस हो जाएंगे, इक्वल इन एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी टू व्हाट वाज यूज्ड एस्टेब्लिश मेंटेनेंस आउटवर्ड द एग्लिटेरियन फॉर्म्स। और जो हमारे एग्लिटेरियन फॉर्म्स है उसके ये आउट ऑफ हो जाएगी, यानी कि हम समझ नहीं सकते कि जिस दिन लोगों की बातें या लोगों के ऊपर बनाया हुआ दबाव एकदम से घटेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, हमारे लिए खतरे का निशान बन जाएगी। अब उसका क्या होगा, ये तो हो गया कि भैया हमने उसका मिसयूज़ करा या फिर उनको बहुत ज़्यादा सताया, तो वो एक दिन वापस अपने ओरिजिनल रूप में हमारे सामने आएंगे। तब क्या होगा, दिस इन्फोर्स्ड एग्लिटेरियनिज्म कंटेन्स इन इट्स बूजम द सीड्स ऑफ ऑन डिस्ट्रक्शन। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो हमने एक सीड, जो बीज है वो हमारी डिस्ट्रक्शन बन जाएगा, यानी कि हमने उन लोगों के अंदर एक ऐसा बीज बो दिया जो आने वाले समय में हमें क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। यानी कि यदि हमने उन लोगों को सताना बंद नहीं करा, किन लोगों के बारे में कह रहे हैं गांधी जी यहाँ पर, कि जो गरीब लोग हैं, पुअर पर्सन, अगर पुअर पर्सन का अगर बार बार रिच पर्सन दमन करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे पुअर पर्सन की माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि रिच व्यक्ति क्या करते हैं, हम पे शासन बनाते हैं, कब तक सहन करेंगे। फिर एक दिन जो नया वार छिड़ेगा वो किस पे छिड़ जाएगा, अमीर वर्सेस गरीब का हो जाएगा। गांधी जी इस बात से तो आज़ादी दिलाना चाहते थे माइंड से, फिजिकली आज़ादी तो उन्होंने दिला दी थी अंग्रेजों से, लेकिन ये माइंडली आज़ादी दिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, उसी के बारे में बात कही जा रही है। दिस इन्फोर्स्ड इग्लिटेरियनिज्म कंटेन्स इन इट्स बूजम द सीड्स ऑफ हिज ओन डिस्ट्रक्शन। कहा ना कि ये हमारे ही बीज हमारे ही डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाएंगे। द रूट काजेस ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट इज पजेसिवनेस और द एक्विजिटिव्स इंस्टिक्ट। मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर अगर बात करें मुख्य कारण की, कि कन्फ्लिक्ट यानी कि इस वार का मुख्य कारण क्या है, लड़ाई का, तो मुख्य कारण है एक तो पजेसिवनेस और दूसरा एक्विजिटिव्स इंस्टिक्ट। यानी कि पजेसिवनेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एकाधिकरण। कोई भी व्यक्ति अपने आप को किन बातों में ऐसा कहने लग जाता है कि हाँ सब चीजें मेरी है। और दूसरा क्या है उसका, एक्विजिटिव्स मतलब क्या होता है, एक्विजिटिव में से होता है ग्रहणशीलता, और इंटिक्ट मतलब एक आइडिया। किसी व्यक्ति के अंदर जो पजेसिवनेस है और एक्विजिटिव्स है, इन दो चीजों का जब व्यक्ति के अंदर तालमेल बन जाता है, यानी कि किसका, वो हम वाली भावना कि सारा संबंध जो पजेसिवनेस है और इक्विजिटिव्स है दोनों में रही है, मतलब यदि ये मुख्य कारण है भाई साहब कि व्यक्ति क्या कर रहा है, हर चीज़ों में मैं, हम की जगह पर मैं इस्तेमाल कर रहा है, और ये मैं ही उसकी बर्बादी का कारण है। ठीक है, सो यहाँ पर दो वर्ड बहुत अच्छे यूज कर रहे थे, कौन कौन से, पजेसिवनेस और दूसरा कौन सा था, एक्विजिटिव्स, यानी कि एकाधिकरण, और दूसरा कौन सा है, ग्रहणशीलता। ये दो मुख्य कारण है जिसके कारण ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वार हो रहा है ना। सो इसलिए as long as the idea that be achieved is one securing the maximum material satisfaction। so इसलिए long as, इतनी जल्दी कि ये जो आइडिया है इसको अचीव अगर किया जाए, कौन से आइडिया को, ये हम में और हम के बीच के जितने फासले को जल्दी दूर कर दिया जाए तो हम क्या हो जाएंगे, अचीव्ड, इसे प्राप्त कर लेंगे। इज वन ऑफ द सिक्योरिंग द मैक्सिमम मटेरियल सेटिस्फेक्शन। यदि हम और मैं के बीच का रास्ता हमने तय कर लिया तो एक दिन निश्चित ही हमें मटेरियल चीजों में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। पजेसिवनेस कैन नीदर बी सपर्ड नॉर एलिमिनेटेड बट विल ग्रो ऑन व्हाट वी फीड। भाई साहब जो एक ये बात है ना पजेसिवनेस की, और पजेसिवनेस जो एकाधिकरण, कैन नाइदर बी सपर्ड नॉर एल्टिमुलेट। सपर्ड मतलब सप्रेस्ड, सप्रेस्ड मतलब दमन करना, और एलिमिनेट मतलब हटाना। ये जो पजेसिवनेस का मामला है
ना तो इसे दमन किया जा सकता है ना ही इसे हटाया जा सकता है, बट विल ग्रो ऑन व्हाट वी फीड। परंतु जितना हम इसे लोगों के बीच में शेयर करते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि यदि आपने पॉजिटिवनेस, वही बात, यदि आपने इस मैं शब्द को बार बार लिया तो मैं शब्द अपने आप में इतना खतरनाक है कि ये व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि आग में घी डालने का जैसा काम कर रहे हैं। तो इसे सेज में आप क्या नहीं कर सकते, सप्रेस्ड और एलिमिनेट नहीं कर सकते। नॉर विल बी सीज टू बी सच इट पॉजिटिवनेस स्टील whether it is confined to possessions of maximum material goods which cannot be shared by others, be enjoyed only the expense of others। एक बार और देखना, यहां से बताना, आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। यहां से क्या मामला हुआ है, यहां से देखना। एस लॉन्ग एस आना चाहिए था यहाँ पर। द आइडिया दैट इज टू बी अचीव्ड इज वन ऑफ द सिक्योरिंग मैक्सिमम मटेरियल सेटिस्फेक्शन। आइडिया यह है कि व्यक्ति को मटेरियल सेटिस्फेक्शन अपने आप में लाना पड़ेगा। और फिर क्या दे रखा है, पोजेशन कैन नाइदर बी सप्रेस्ड, इसे आसानी से आप सप्रेस नहीं कर सकते, बता दिया था। नोर, ना ही, विल इट सीज बी सच, और ना ही इस प्रकार का इसे सीज किया सकता है। सीज मतलब क्या होता है, किसी चीजों को सीज करना, जब्त करना। मतलब इस चीज को हम सेज में जो हम मैं वाली भावना, इसको आप सेज में क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। एक बार यहां तक समझने की कोशिश करना। इस बात में ये कहना चाहा है कि आप कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन सेज में इस चीज को हम एकाधिकार को नहीं हटा सकते। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर व्यक्ति ठान ले तो इसे खत्म जरूर करेगा, ये उन्होंने कहा है। ओके, यहां से देखने की कोशिश करना। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, इट पॉजेसिवनेस स्टील whether it is confined only a few or share by many। केवल इस पॉजेसिवनेस को हम कैसे खत्म करेंगे, तो हम कन्फ्लिक्ट जो है हमारे बीच का कन्फाइन करा करके, कन्फ्लिक्ट को दूर कैसे करेंगे, कन्फाइन करा करके। कैसे, ओनली अ फ्यू और इस शेयर बाय मेनी। यदि हम में से कुछ लोग, कुछ नहीं बहुत सारे लोग, यदि कुछ चीजों को शेयर करने लग जाए आपस में, तो ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। इग्लिटेरियनिज्म इज टू एंड्योर। एंड्योर मतलब क्या होता है, बियर करना, सहन करना। तो ये जो इग्लिटेरियनिज्म है, सहन करने वाला है। इग्लिटेरियन मीन्स मैंने क्या बताया आपको कि जो एक इक्वलिटी वाला पॉइंट है, ये एक सहन करने वाला पॉइंट है। इट हैज टू बी बेस्ड नॉट ऑन द पॉजेसिवनेस ऑफ द मैक्सिमम मटेरियल गुड्स विच कैन नॉट बी शेयर बाय अदर्स और बी इंजॉयड ओनली द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स। ये बता ही दिया मैंने आपको कि इस पॉइंट को सहन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल सेटिस्फेक्शन के लिए, विच कैन नॉट बी शेयर्ड, इसे शेयर नहीं किया सकता बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा, और कैन बी इंजॉयड ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। देखना, इस लाइन को समझने की कोशिश करना। इफ यदि इग्लिटेरियनिज्म इज टू एंड्योर, यदि इग्लिटेरियनिज्म को हम सहन करें, इट हैज टू बी बेस्ड, इसे आधारित होना चाहिए, नॉट ऑन द पोजेशन, अधिकार पर। यदि हम एक इक्वलिटी को पॉइंट लेने की कोशिश करें कि हम सभी लोगों में क्या है, आपसी तालमेल है, या यूं कहें कि एक डेमोक्रेटिक पॉइंट है, तो ये किस पर आधारित नहीं होना चाहिए, पोजेशन पर आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अधिकार पर आधारित नहीं होना चाहिए। ऑफ द मैक्सिमम मटेरियल गुड्स, कि उनके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, विच कैन नॉट बी शेयर्ड, और वो उसे शेयर भी हम नहीं कर सकते बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा, और या फिर कैन बी इंजॉय, आनंद ले सकते हैं, ओनली द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। हमारे पास जो चीज़ें हैं मैक्सिमम है, हम उनके आधार पर इस बात को नहीं कह सकते कि हम कितने उन लोगों से इक्वल है, जबकि इस बात से हम इस सहमत हैं कि यदि हमने इस चीज़ को शेयर करा, आपसी लोगों में शेयर करा, तो हम निश्चित ही जो लोग बीच में शेयर कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, उससे हम क्या कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि वो है, वही बात कही है कि यदि हमने इक्वलिटी का पॉइंट लेना चाहते हैं, तो ये जो पुअर वर्सेस रिच है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों के बीच की इस खाई को भरना पड़ेगा। और भरने के लिए ये जरूरी है कि दोनों के बीच में इक्वलिटी पॉइंट आए। तो जिन लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है या ज्यादा कुछ है, वो कम से कम इन गरीब लोगों को चीजों को शेयर करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रिच पर्सन सारे गरीबों को दे दे, पर लगभग इक्वल पॉइंट हमारे बीच में बन जाना चाहिए, ताकि उन लोगों का हम दमन नहीं करें, है ना। फिर नेक्स्ट दे रखा है, दिस कॉल्स फॉर सब्सटीट्यूशंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू फॉर प्योरली मटेरियल वंस। देखना, दिस कॉल्स ऐसा कहा गया है फॉर सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट, यानी कि अदला बदली, ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू,
यानी कि आध्यात्मिक वैल्यू की, फॉर प्योरली मटेरियल वंस। यानी कि ये बात कही गई है, ये इसका टाइटल भी यहाँ से याद रखना, इस चैप्टर का टाइटल यहाँ से निकल कर आया है। ओके, इस लाइन को ध्यान से देखना। ये बात कही भी गई है कि व्यक्ति के अंदर यदि स्पिरिचुअल वैल्यू है फॉर प्योरली मटेरियल वंस, तो उसका मुख्य कारण क्या है? मटेरियल चीजें ही है। यानी कि अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल किसी चीजों में अपने आप को कंस्टिट्यूशन पाता है, कंस्टिट्यूशन मतलब क्या बताया था मैंने, सॉरी सब्स्टिट्यूशन क्या बताया था, रिप्लेसमेंट। यदि व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू को रिप्लेसमेंट मटेरियल वैल्यू में कर दे, तो ये कहना बिल्कुल एक प्योरली पॉइंट होगा, शुद्धता का पॉइंट है। यानी कि व्यक्ति को स्पिरिचुअल वैल्यू कहां से आती है? मटेरियल चीजों से आती है, ठीक है ना। द पैराडाइज ऑफ मटेरियल सेटिस्फेक्शन, इस लाइन को आप यहां से आसानी समझेंगे। जो पहली वाली लाइन लिखी है, ओके, जो पहली वाली लाइन लिखी है उसको हम यहां से समझ सकते हैं। ये जो लाइन लिखी है इसको हम यहां से समझ सकते हैं। कैसे? द पैराडाइज ऑफ मटेरियल सेटिस्फेक्शन दैट इज सम टाइम इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस, दिस डेज नीदर बी स्पेल पीस और प्रोग्रेस। देखना, पैराडाइज ऑफ मटेरियल सेटिस्फेक्शन मतलब, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। किसका? जो मटेरियल सेटिस्फेक्शन है, भौतिक वस्तुओं का एक जो स्वर्ग है, दैट इज समटाइम इक्वाइटेड यानी कि बराबर हो जाता है विथ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में सफलता के साथ साथ में। किस चीज की? एक्विसेड्यूस मतलब क्या बताया था मैंने आपको अभी? ग्रहणशीलता के, है ना। इंस्टिक्ट ऑफ इनहेरिटेड इन मैन कुड बी ट्रांसम्यूटेड बाय एडॉप्शंस ऑफ द आइडिया ऑफ ट्रस्टशिप बाय हु हैव फॉर बेनिफिट ऑफ दोज हु हैव नॉट, सो दैट। यानी कि अगर हम पैराडाइज किसका? सेटिस्फेक्शन का देखना चाहते हैं, तो वही बात कही है वापस कि हम इस चीज को नाइदर स्पेल पीस और नॉर प्रोग्रेस, तो इसे स्पेल, ये वर्ड जो दिए हैं आपके, स्पेल्स एंड स्पेल्स पीस, यानी कि शांति का एक मुख्य मंत्र यदि हमारे बीच में हम चाहते हैं। इस लाइन को आप समझने की कोशिश करना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। द पैराडाइज ऑफ मटेरियल सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो मटेरियल सेटिस्फेक्शन का एक स्वर्ग है, दैट इज समटाइम, कुछ समय, इक्वाइटेड विथ प्रोग्रेस, सफलता के साथ जोड़ा जाता है। कुछ जगहों पर जो मटेरियल सेटिस्फेक्शन है उसका अचीवमेंट किसके द्वारा करते हैं? हम बराबरी के द्वारा करते हैं, है ना। वो कहां से आता है? नाइदर, जो ना तो स्पेल्स पीस और नॉट प्रोग्रेस। जो हमने भौतिक वस्तुओं के सेटिस्फेक्शन को लेना चाहा है, वो व्यक्ति हमें कभी भी क्या नहीं दे सकता? स्पेल पीस नहीं दे सकता, यानी कि शांति के भाव नहीं दे सकता। यानी कि भौतिक चीजों से जुड़े रहकर हम कभी भी अपने मन को शांति नहीं दे सकते। परंतु गांधी जी ने हमसे एक बात कही है, ये लाइन देखना, गांधी जी है शेष शोनस, गांधी जी ने हमें बताने की कोशिश करी है, हाउ द एक्विजिटिव इंस्टिक्ट इनहेरिटेड इन द मैन कुड बी ट्रांसम्यूटेड बाय द एडॉप्शंस ऑफ द आइडिया। यदि हम लोगों के बीच में एक ऐसी चीजों को स्थापित करना चाहते हैं जो कि जो एक्विजिटिव्स और के जो इंटेक्ट इनहेरिटेड है, इसे अगर हम क्या करना चाहते हैं? ग्रहणशीलता के भाव को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्रस्टशिप बनानी पड़ेगी। और वो ट्रस्टशिप क्या है? जिन लोगों के पास सामग्रियां है और जिनके पास नहीं है, इन दोनों को एक पॉइंट में कैसे लाया जाए। यानी कि यदि वो लोग चाहें तो इस मतभेद को केवल वही लोग दूर कर सकते हैं जिनके पास साधन है, और वो क्या बनाए? एक ट्रस्टशिप बनाए। ट्रस्टशिप मतलब एक विनिमय बनाए ऐसा कि जिनके पास सामग्री नहीं है वो उन लोगों को सामग्री दे दे, जिनके पास सामग्रियां बहुत सारी है, सामग्री मतलब सुविधाएं ज्यादा है, वो कुछ हद तक सुविधाएं उन लोगों को देने की कोशिश करें जिनके पास नहीं है, चाहे तो फिजिकली रूप से चाहे मेंटली रूप से। इंस्टीड ऑफ लीडिंग टू एक्सप्लोटेशंस एंड कन्फ्लिक्ट, इट वुड बिकम अ मीन ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द एमिलियरेशंस एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड रेस्पेक्टिवली। इसी तरीके से हम क्या कर पाएंगे? एक एमिलियरेशंस कर पाएंगे। एमिलियरेशन मतलब इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। ऐसा करने के बाद ही हम इसे करने के बाद में जो एमिलियरेशन है यानी कि इंप्रूवमेंट है वो ला पाएंगे। कहाँ कहाँ पर? हमारी सोसाइटी में, ठीक है ना। यदि हमने ऐसा करा, ये अमीर और गरीब के बीच की खाई भर दी, इनके पास है और नहीं है, तब जाकर के एक जो हमारे बीच का कन्फ्लिक्ट है, वार है, वो खत्म हो जाएगा और हम क्या कर पाएंगे? एक एलिमिनेशंस हमारी सोसाइटी के बीच में ला पाएंगे और एक रिस्पेक्टिवली चीज़ हमें मिलने लगेगी। सो गाइस, मैंने कोशिश करी है
कि इस पैसेज को आपको वर्ड टू वर्ड समझा दूं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, और यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इसे हर 12th वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पैसेज। पहला क्वेश्चन है द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ गांधी जी वॉज, गांधी जी का अनफिनिश्ड टास्क कौन सा था? तो हमने देखा था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीसफुली को एक्सीडेंट नॉन वायलेंट सोसाइटी, यानी कि वो ये चाहते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट लाएं लेकिन बिना किसी वायलेंस के। ठीक है, बाकी सब नहीं है, आप पढ़ के देख लेना, आराम से समझ जाएंगे। सिलेक्शन द बेस्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस गांधी जी एम्ड एट, गांधी जी का यानी कि सिलेक्ट मतलब चयनित करो द बेस्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में जो कंप्लीट है, जिसका गांधी जी मुख्य एम रखते थे। तो देखो गांधी जी क्या करना चाहते थे, इस्टेब्लिशिंग नॉन वायलेंट सोसाइटी ये भी चाहते थे, फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड ये भी वो चाहते थे, अचीव्ड पॉलिटिकल फ्रीडम ये भी वो चाहते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ओके, आपने नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल अल्टीमेटली ओवरटर्न फ्रॉम द सोशल ऑर्डर, लोग अचानक से अपने आप को सोशल ऑर्डर से टर्न क्यों कर लेते हैं? तो आपने देखा है क्योंकि जो व्यक्ति है मैन इज बेस्ड ऑन कॉन्गुलेशंस ऑफ रीअप्रोचमेंट। यहां से देखना एक बार वैसे आप, ओके, एक बार और समझने की कोशिश करना आप। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज के अनुसार पीपल अल्टीमेटली ओवरटर्न मतलब एकदम से चेंज कर देना, द फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्डर, ये उनके सोशल ऑर्डर का कौन सा फॉर्म है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, है ना। देखो पहला क्यों नहीं हो सकता, विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सिलेशंस एंड रीअप्रोचमेंट, क्योंकि ये कॉन्सिलेशन मीन्स होता है समाधान पर और घनिष्ठता पर आधारित है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं है। ऑप्शन बी इसलिए है विच इज नॉट कॉन्गिनियल्स टू द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोगों की एक जन्मजात स्पिरिचुअलिटी पे आधारित नहीं है, बल्कि इसे लोगों ने जन्मजात नहीं है परंतु इनके जन्म से पहले का ही एक सोशल स्टेटस बन चुका है कि व्यक्ति भले ही मर जाए लेकिन वो अपनी जो संपत्ति है उसको आगे आने लोगों के लिए जोड़ता है। तो यही जो इसका स्टेटमेंट है बी वाला क्या होगा, इसके लिए राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रू एंड नॉन वायलेंस अलोंग कैन हेल्प द अचीवमेंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीडम फॉर ऑल। ये कहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रू पर बेस्ड होते हैं, नॉन वायलेंस पर बेस्ड होते हैं, ऑन अलोन केवल कैन हेल्प द अचीवमेंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीडम, केवल हम ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बलबूते पर सारी फ्रीडम प्राप्त कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये सही फाल्स ये नहीं है। बाकी ए वाला क्यों है, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज माइंडसेट ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी, अपन ने पढ़ा ही है कि लोगों का हम क्या नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी से सेज में ध्यान चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है यहाँ पर, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक इसका शब्द आया था एडॉप्शन ऑफ द आइडिया ऑफ ट्रस्टशिप, यानी कि ट्रस्टशिप के आइडिया को अपनाया जाए। एक क्वेश्चन आया था अपन ने देखा था उसे कि लोगों के बीच में एक ट्रस्टशिप होना चाहिए, इस आइडिया को अपनाना चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी से आप देखिएगा, सब्स्टिट्यूशंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू बाय मटेरियल वैल्यूज बाय दोस हु लिव्स इन पैराडाइज ऑफ मटेरियल सेटिस्फैक्शंस। देखा, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या बताया था मैंने आपको, रिप्लेसमेंट, और स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब इसका मतलब क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है आपको वापस बता रहा हूं मैं, इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, तो रिप्लेसमेंट और स्पिरिचुअल वैल्यू आध्यात्मिक वैल्यू का बाय मटेरियल वैल्यू, यानी कि स्पिरिचुअल वैल्यू बाय मटेरियल वैल्यू, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वैल्यू का मटेरियल वैल्यू यानी कि भौतिक वस्तुओं के माध्यम से एक परिवर्तन। दोज हु लिव्स इन पैराडाइज ऑफ मटेरियल सेटिस्फैक्शन, या जो लोग अपने आप में एक मटेरियल सेटिस्फैक्शन के पैराडाइज में रह रहे हैं वो लोग अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू के माध्यम से एक सब्स्टिट्यूशन लेकर आए। इसका मतलब ये होता है ट्रस्टीशिप का, है ना, मतलब एक इक्वलिटी वाला पॉइंट।
ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फिफ्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। मैंने बताया था पैसेज का टाइटल क्या होगा, आपने अगर पैसेज को अच्छे से पढ़ा है तो आप वहीं समझ चुके थे कि इसका टाइटल क्या होगा, मटेरियल वैल्यू वर्सेस स्पिरिचुअल वैल्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, व्हाई डज मेन वैल्यू हिज पोजीशन मोर देन हिज लाइफ। आपने एक लाइन पढ़ी थी कि व्यक्ति व्हाई डज, क्यों, मेन वैल्यू मेन्स वैल्यू हिज पोजीशन मोर देन हिज लाइफ, व्यक्ति अपने जीवन से ज़्यादा अपने पोजीशन को या अपनी लाइफ को वैल्यू को महत्व देता है, क्यों, अपनी लाइफ से ज़्यादा अपनी वैल्यू को महत्व देता है ना। और पोजीशन ने मतलब एकाधिकार को महत्व देता है, क्यों, यह उस चीज़ पर, उस व्यक्ति उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है जो उसकी वैल्यू बनाती है, ऐसा क्यों है। तो इसका ऑप्शन होगा आपके सामने सी वाला, ठीक है। ही हैज़ द इंस्टिक्ट ऑफ पोजेशन, इंस्टिक्ट मतलब, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति है, अपन ने इस लाइन को पढ़ा है पैसेज में, बीच बीच में बहुत जा रहा था, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक आइडिया है किस चीज़ को लेकर के, पोजेशननेस, एकाधिकारण को लेकर के, व्यक्ति को एकाधिकार को लेकर के अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा दबदबा बना उसके अंदर बना रखा है। उसके अंदर एक आइडिया है, ये चीज़ें है जो मेरी है, मुझे ये आने वाले जीवन तक एक अच्छा रास्ता दिखाएगी, इसलिए। पहला क्यों नहीं हो सकता, टू गेट रिकॉग्निशन इन सोसाइटी, समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, या फिर टू प्रिजर्व हिज नेम इवन आफ्टर डेथ ऑल्दो हिज पोजेशंस, है ना। या फिर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके मरने के बाद भी उसका अधिकार, उसका नाम चलता रहे। तो ये ऑप्शन दोनों गलत है, आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, ये, ही हैज़ इंस्टिक्ट ऑफ पोजेशंस, क्योंकि उसके अंदर एक आइडिया आ गया है किस चीज़ का, पोजेशन का, यानी कि उसके एक अधिकार को बनाने का। ये आपसे पूछा था कि वाई डज मैन वैल्यू हिज पोजेशंस मोर देन हिज लाइफ, व्यक्ति अपने से ज़्यादा, लाइफ से ज़्यादा अपनी वैल्यू को महत्व क्यों देता है, क्योंकि उसने इस बात को आइडिया अपना मान रखा है, ठीक है ना, एक आइडियल चीज़ उसने मान लिया है। एग्लिटेरियन मीन्स क्या होता है, तो एग्लिटेरियन, ये बहुत बार शब्द यूज़ किया गया था एग्लिटेरियन, इसका मतलब क्या होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, मीन्स इग्लिटेरियनिज्म, इक्वलिटी से हमने बोला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दे रखा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट ए कैसा है, फॉल्स है। सेटिस्फेक्शन ऑफ मटेरियल नीड्स कैन नॉट बी अर्न पीस एंड प्रोग्रेस, जो सेटिस्फेक्शन है मटेरियल नीड्स का, ये कैन नॉट अर्न, कमा नहीं सकती पीस और प्रोग्रेस, ऐसा नहीं है। कुछ जगह पर मटेरियल जो नीड्स है, भौतिक आवश्यकताएं हैं, ये कुछ जगह पर पीस और प्रोग्रेस देती है, ठीक है ना, ये कथन यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इन द पैसेज द वर्ड, एक द मेटाफर ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स क्या होता है, तो अपन ने स्वर्ग, हैज़ बीन गिवन फॉर, किसके लिए दिया गया है, तो इसका होगा आपका कौन सा, एक्विसिडियस इंस्टेक्ट, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ तक हमने आपका पैसेज नंबर 8 डिस्कस किया है, आने वाले वीडियो में पैसेज नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले पैसेज में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।